सेवेंथ फेज। और ये जो 7 फेज बिहार शिक्षक नियोजन है, जिसको हम समझ रहे हैं कि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकल रहा है, तो यह आपका हो सकता है कि बहुत बड़ा भूल हो, बहुत बड़ा भूल हो। हम यह क्यों कह रहे हैं इस बात को आप समझिए। और इससे पहले इस बात को हम समझाने के लिए आपको हम पिछला रिकॉर्ड बताएंगे कुछ, ठीक है ना। आपको जब हम पिछला रिकॉर्ड बताएंगे तब आपको मालूम चलेगा कि यह बात हम कहाँ से बोल रहे हैं, ठीक है ना। 2011 का जब बीटेट की बात आप कीजिएगा तो उस समय भी छात्र का बहुत सारे संगठन थे। शिक्षा के क्षेत्र में आने के लिए बेरोजगारी से त्रस्त होकर उन्होंने सरकार को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया और उस समय बहाली आया 11 में। उसके बाद सीधा ले 17 में बीटेट का परीक्षा हुआ। कितना में? 2017। और हमारे मित्र जब 17 में परीक्षा हुआ तो उसका बहाली जो 6 फेज है अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है। तो लंबा हम देखते हैं समय, और उस लंबे समय में बहुत लोग लंबा स्ट्रगल किए, उनका समर्पण है। जिस प्रकार 7वां फेज में वर्तमान समय में समर्पण भाव से आज सैकड़ों छात्र ट्विटर पे कैंपेन हो, धरना प्रदर्शन हो, मतलब कि अपना 100% दे रहे हैं, 99% नहीं 100%। 2011 में जो टेट का परीक्षा हुआ, उस समय के छात्र जो भी थे उसमें उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल था। उसके बाद 17 में बीटेट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें छात्रों का बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। उसके बाद जुलाई सीटेट का एग्जामिनेशन से पहले ही यह घोषणा कर दी गई थी 2017 बीटेट के आधार पे कि शिक्षक नियोजन होगा। लेकिन फिर जुलाई सीटेट आया और जुलाई सीटेट में भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उस समय NIOS का एक फ्रेश बैच निकला था और काफ़ी संख्या में उस समय सीटेट क्वालिफाई करके उस नियोजन के लिए बेकरार थे। और उस नियोजन में जिस कारण से आप देखिएगा कि 6 फेज का जो शिक्षक नियोजन हुआ है उसमें स्ट्रगल सबसे ज़्यादा जो करना पड़ा है वो OBC को और EWS को, ठीक है। और सरकार की डोमिसाइल नीति नहीं होने के कारण जो जनरल सीटें थी उसमें बिहार से बाहर वाला का वर्चस्व बहुत ज़्यादा हो गया, जिस कारण से यहाँ पे कटअप जो है बहुत हाई हो गया। नहीं तो कभी भी OBC और EWS का कटअप इतना ज़्यादा नहीं जाता, ठीक है ना, जितना ज़्यादा गया। अगर आप लोगों के भाई भैया बहन कोई भी रिश्तेदार अगर इस नियोजन में भाग लिए होंगे तो उनसे अनुभव आप लीजिएगा कि OBC जेंट्स और EWS जेंट्स तो कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। 66-67 पे से कम पे जुगाड़ नहीं था। और हम सेंट्रलाइजेशन पर अलग वीडियो बनाएंगे कि सेंट्रलाइजेशन में क्या क्या खामियां हो सकती है, उस खामियों को कैसे दूर किया जा सकता है, क्या प्रॉपर तरीका है सेंट्रलाइजेशन का, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जो 7th फेज बहाली है इसमें जो बाधा है उस पर तो हम देखेंगे। अगर पिछला इतिहास अगर आप उलटिएगा तो काफ़ी स्ट्रगल के बाद कोई भी नया फेज आता है शिक्षक बहाली का, काफ़ी स्ट्रगल के बाद। आप इतना आसान मत समझिए, क्योंकि सरकार के पास बजट उतना ज़्यादा राशि है नहीं, राजस्व उतना ज़्यादा आ नहीं रहा है। तो सरकार का भी मानना होता है, विभाग का मानना भी होता है कि जब तक है चीज़ों को टालें, मजबूर है उधर से भी। लेकिन आप सोचिए कि वर्तमान समय में स्थिति यह है कि रोजगार एकदम, अगर हम टीचिंग सेक्टर को छोड़ दें तो कहीं रोजगार नहीं है। तो आपके लिए तो यह जो शिक्षा के क्षेत्र में जो आप शिक्षक बनने के लिए भावी उम्मीदवार हैं, आपके लिए करो या मरो होना चाहिए। एकदम करो या मरो, मतलब उसके प्रति कि कैसे बहाली कितना जल्दी आए, ठीक है ना। उसके लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए, पॉजिटिव प्रयत्न करना चाहिए। तो वर्तमान समय में जो शिक्षक बहाली चल रहा है
6 फेज चल ही रहा है, ठीक है ना, 2-4 जगह कैंसिल हो गया था, 6 फेज चल रहा है। जहाँ पे एक आध जगह नियोजन होता है उस नियोजन सेंटर पे जाके आप देख लीजिए, टेस्ट कर लीजिए क्या माहौल है, क्या स्थिति है, क्या कटअप है। बहुत स्थिति खराब है और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि 7th फेज में आपका नाव ठीक किनारे आ गया है। हम मानते हैं आपका नाव जो है ना, आपका नदी के ठीक किनारे आ गया है, बस यहाँ पे आना बाकी। और नाव अक्सर जो है ना किनारे पे डूबती है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी स्थिति है, हम मानते हैं कि अगस्त क्या, अगला अगस्त तक भी बहाली आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। यह वास्तविक बात मैं बता रहा हूँ। वर्तमान समय में जो स्थिति है, आपको दूर से लगता है नोटिफिकेशन तो आ रहा है, अरे नोटिफिकेशन इतना आसानी से आता है जी, इतना आसानी से नहीं, इतना आसानी से नहीं आता है नोटिफिकेशन। अब जो सोच रहे हैं कि बहुत आसानी से नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं आता है इतना आसानी से नोटिफिकेशन। इस बीच में हो सकता है कि दिसंबर 22 वाले एंट्री कर जाए। अब कोई दिक्कत नहीं, एंट्री करते हैं तो इसमें हम नहीं कह रहे हैं, सबका अधिकार है एंट्री करने का, लेकिन एंट्री कर जाएंगे तो कटअप कहाँ जाएगा आपको अंदाज नहीं है, ठीक है ना, अंदाज नहीं है। और फिर जो है ये करते करते 2 साल 3 साल बीत जाएगा। बहाली इतना आसान नहीं है, क्योंकि सरकार के माइंड में 6 फेज तो हम तुरंत किए हैं, चलिए रहा है, तो कैसे चीज़ों को बढ़ाया जाए। स्टेट का परीक्षा कब हुआ था, स्टेट का परीक्षा कब हुआ था, पास करके लोग खुश हैं कि आप ज्वाइनिंग होगा, आप ज्वाइनिंग होगा, आप ज्वाइनिंग होगा। स्टेट का जो प्रक्रिया था, और अभी तक हमको लगता है कि स्टेट का 1.5 साल रिजल्ट आए हुए हो गया है, लगभग 1.5 साल, और ज्वाइनिंग वाइनिंग कुछ अभी नया जो रिजल्ट है उसका कुछ ज्वाइनिंग का चर्चा तो हम नहीं सुने। रिजल्ट आने के बाद स्थिति है। और महिला का तो हम बता दें, गारंटी है, अगर आप सीटेट पास हैं, नियोजन शिक्षक नियोजन में आप सिर्फ भाग लेते हैं तो गारंटी है कि आपका होगा। लेकिन होगा तभी ना जब नियोजन आएगा, और कहीं सालों साल बढ़ते चला जाएगा तो सपना सपने रह जाएगा। तो जब बहाली शुरू होगी ना, तो उसका अगला जो फेज है ना, वो होता है नंबर ऑफ सीट। क्या होता है, नंबर ऑफ सीट। जब आप बहाली में अगला सीट पे चल जाइएगा तो होगा नंबर ऑफ सीट, और नंबर ऑफ सीट अगर कम रहता है, अगर नंबर ऑफ सीट कम रहता है तो इस स्थिति में फाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब फाइट बढ़ेगा तो कम कटअप वाले तो छोड़ दीजिए उम्मीद। इसलिए ज़रूरी है कि नंबर ऑफ सीट जो है, जो एक्चुअल रिक्ति है, उस रिक्ति को आप लोग अपने अपने प्रखंड से, अपने अपने ज़िला से उस रिक्ति को निकालने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि यह बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ तो नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन नोटिफिकेशन जब आएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन के बाद अगर यह नंबर ऑफ सीट कम रहा तो इस नोटिफिकेशन आने के बावजूद भी आप शिक्षक बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसका कोई गारंटी है नहीं। इसलिए नंबर ऑफ सीट बहुत बड़ा पॉइंट रखता है।